Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 9th NCERT Democratic Politics 1 और हम हैं चैप्टर 3 में हम पढ़ रहे हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो अब तक हम एक्चुअली पिछले सेशंस में ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि इंडिया का किस तरह से इलेक्शन सिस्टम है, व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। तो उसमें हम हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के बारे में जान चुके हैं, चाहे वो इलेक्टोरल हों, और हमारे यहाँ कुछ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ भी हैं, उनके बारे में भी हम जान चुके हैं। वोटर लिस्ट के बारे में जान चुके हैं और नॉमिनेशन कैसे करते हैं कैंडिडेट्स, वो भी हम पढ़ चुके हैं। अब इस सेशन में आज के पार्ट में हम पढ़ेंगे इलेक्शन कैंपेनिंग होती है, आपने देखा होगा ना, इलेक्शन के पहले आपके घर पर आपको या फिर आपकी सोसाइटी में या फिर आपके वार्ड्स में जो इलेक्शन के लिए कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं वो आते हैं विथ सो मैनी पीपल्स, घर घर वोट मांगने जाते हैं। वही कैंपेन के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट स्टेप जो कि होती है पोलिंग, जब आप वोट देने जाते हो और कैसे काउंट होते हैं वोट्स। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना इलेक्शन का सिस्टम समझ लेंगे और फिर आगे आने वाले सेशंस में हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। सो देखिए, इलेक्शन कैंपेन कैसे होता है, पर्पस क्या है, मेन एम क्या है इलेक्शंस का, कि लोगों को, पीपल को चांस देना कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ कर पाए, है ना, एंड द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज दे प्रेफर, है ना। देयरफॉर इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी कि उनको डिस्कशन का टाइम मिले उन रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ या फिर उन कैंडिडेट्स के साथ जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं, सो दैट उनको जान सकें और उनको द पीपल शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड, राइट, अबाउट द कैंडिडेट हु आर दे अबाउट टू गिव द वोट्स। यानी कि वो देखो, अब जिस भी इलेक्शन में अगर इंसान है, कोई निष्पक्ष इंसान है, उसने पहले से सोच के नहीं रखा है कि किस पार्टी को वोट देना है, तो जो भी व्यक्ति उसके पास आएगा वोट मांगने, कैंपेनिंग देखेंगे। वो कैंपेनिंग के बहुत से पार्ट्स होते हैं। इलेक्शन कैंपेन के वक्त में रैलीज़ होती हैं, इलेक्शन कैंपेन्स के वक्त पे डिबेट्स होते हैं और होते हैं बहुत से, आपने सुना होगा, प्रचार के लिए जाते हैं ना। तो उससे हम एक कैंडिडेट को परख सकते हैं, लाइक हम डिफरेंट कैंडिडेट्स को परख सकते हैं कि हमें किन को वोट देना है। ठीक है, यही होता है इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे। हमारी कंट्री में कैंपेनिंग जो है वो 2 वीक तक होती है। ओके, 2 वीक्स तक ये जो है कैंपेनिंग चलेगी। एंड ये कब होती है, देखिए, एक तो हमने देखा था ना कि कैंडिडेट्स को क्या करना पड़ता है, कैंडिडेट्स को भरना पड़ता है नॉमिनेशन फॉर्म। उसके बाद फाइनल लिस्ट आती है कि कौन कौन लड़ेगा। फाइनल लिस्ट पब्लिश होने के बाद से और डेट ऑफ पोलिंग, जब आप वोट देने जाओगे, इसके बीच का जो पीरियड होता है, इस पीरियड में कैंपेनिंग होती है। ठीक है, इस पीरियड के वक्त पर ही जो कैंडिडेट्स हैं वो वोटर से कांटेक्ट करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो एड्रेस करते हैं इलेक्शन मीटिंग्स को, और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने सपोर्टर्स को भी मोबिलाइज करती हैं। इसी वक्त पे आपको देखने पर मिलेगा न्यूज़पेपर पे, टेलीविजन्स पे, स्पेशली न्यूज़ चैनल टेलीविजन्स पे इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज़ दी जाती हैं, डिबेट्स दी जाती हैं। और यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, 2 वीक्स तक इलेक्शन कैंपेन लिमिटेड नहीं रहता। पॉलिटिकल पार्टीज दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शन मंथ्स बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस, क्योंकि यूजुअली उनको पता होता है कि हाँ ठीक है, हमें इस कैंडिडेट को टिकट देनी है और ये फाइनल लिस्ट में एनी हाउ आ ही जाएगा। सब पहले से प्रिपेयर रहते हैं, सो तैयारियां भी पहले से ही चलती रहती हैं। सो इलेक्शन कैंपेन की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का मेन फोकस होता है पब्लिक का अटेंशन लेना, है ना। अब पब्लिक का अटेंशन क्यों लेना, अगेन है कि आप, अगर आपको किसी को वोट देना है तो आप किसी व्यक्ति को वोट क्यों देंगे, यानी कि उसको आप रिप्रेजेंटेटिव क्यों बनाओगे अपना। सबसे बड़ा आप रीज़न ये है, आप उसको तब बनाओगे जब आपकी नीड्स को एड्रेस करें, है ना। आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत है, अगर वो ये प्रॉमिस को फुलफिल कर पाएगा, आपकी नीड्स को एड्रेस कर पाएगा, तो आप उसको वोट दे दोगे। सिंपल, दिस इज़ द बेसिक बिहेवियर ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग, कि वो अपनी नीड्स के हिसाब से सोचता है। एवरी पर्सन इज़ अ सेल्फिश पर्सन। तो लोग क्या सोचेंगे कि यार अगर हम गरीब हैं, या फिर सपोज़ हमने एक एग्जांपल देखा था कि जो लैंड, लाइक एग्रीकल्चर में पूरा का पूरा लोन वेवर वगैरह कर दिया जाता है। तो अगर कोई एग्रीकल्चरल लेबर है, उसके पास बहुत बड़ा लोन है, और अगर कोई गवर्नमेंट बोलती है अगर हम आएंगे पावर में तो हम आपका लोन वेव कर देंगे, तो वो ऑब्वियसली वो वोट दे देगा उस व्यक्ति को। सो इसी तरह से पब्लिक अटेंशन ली जाती है, एंड स्पेशली ऑन सम बिग इश्यूज़। ठीक है, उनको लोगों को अट्रैक्ट करना है इस इश्यूज़ में, सो दैट दे कैन वोट टू देयर पार्टी। सो कुछ स्लोगन्स हम पढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स इलेक्शंस के वक्त पे कैसे कैसे हुए थे। कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने एक स्लोगन दिया था, गरीबी
हटाओ। अब ये उन्होंने दुखती नस पे हाथ रख लिया, है ना, रिमूव पावर्टी, क्योंकि उनको पता था 1971 लोकसभा के इलेक्शन के वक्त पे, उस वक्त पे गरीबी बहुत थी, है ना। तो इस तरह से कैची उन्होंने ये जो इलेक्शन स्लोगन है वो ले लिए। पार्टी ने प्रॉमिस किया कि उनकी जो पॉलिसीज़ होंगी वो पावर्टी को रिमूव करने के लिए ओरिएंटेड होंगी। फिर दूसरा देखते हैं, जनता पार्टी 1977 में, ठीक है, सेव डेमोक्रेसी वाज द स्लोगन। अब ये ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि देखो 1977 के पहले, यानी कि इलेक्शंस के पहले इंदिरा गांधी जी ने नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी, ठीक है, और बहुत से सिविल लिबर्टीज़, बहुत सी चीज़ें जो है चेंज की गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उस वक्त बहुत बड़ा रेज था कि यार डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है। तो उन्होंने इसी चीज़ को पकड़ लिया और इसी चीज़ के बेसिस पे उन्होंने इलेक्शंस लगा, और उन्होंने प्रॉमिस किया कि जितना भी चीज़ें की गई हैं इमरजेंसी के पहले और जितनी भी लिबर्टीज़ ली गई हैं, लाइक दे विल रिस्टोर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ओके, सो दैट इज़ ऑल। अदर वन इज़ लेफ्ट फ्रंट। उन्होंने क्या यूज़ किया 1977 में बंगाल असेंबली इलेक्शंस में? दे यूज़ द स्लोगन ऑफ लेंड टू द टाइलर, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं, ये लोगों की कैची और बिग इश्यूज़ को पकड़ते हैं और उसके बेसिस पे इलेक्शन लड़ते हैं। और देखिए 1983 में क्या हो रहा है, प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ तेलुगुज। ये स्लोगन एनटी रामा राव ने दिया था, जो कि तेलुगु दसम पार्टी आंध्र प्रदेश से उन्होंने इलेक्शन लगा था, आंध्र प्रदेश असेंबली से, वहाँ से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने क्या कोशिश की, प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ तेलुगुज। इस टाइप के सेंसिटिव इशूज़ ये लोग उठाते हैं सो दैट पीपल कैन कैच दैट और उनको वोट मिले। डेमोक्रेसी में इट इज़ बेस्ट टू लीव पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स फ्री टू कंडक्ट देयर इलेक्शन कैंपेन्स। इट इज़ बेटर, उनको छोड़ देना चाहिए कि वो जिस भी तरीके से करना चाहते हैं कैंडिडेट्स इलेक्शन कैंपेन वो करें, और वोटर्स भी एकदम ही फ्री होने चाहिए इन ऑर्डर टू मेक देयर चॉइस। ओके, बट समटाइम्स इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी टू डू रेगुलेशंस, ठीक है, कुछ रेगुलेशंस तो करना चाहिए, वरना दीज पार्टीज दे कैन लाइक स्टार्ट मेकिंग देयर डर्टी ट्रिक्स टू गेट द इलेक्शन डन और टू विन द पर्टिकुलर सीट, राइट। पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स दोनों को एक फेयर इक्वल चांस मिले, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए रेगुलेशंस भी होने चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू आर इलेक्शन लॉ, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, यानी कि वो ऐसा नहीं कि वोटर्स को ब्राइब कर दें और बोलें कि यार आपको इतने रुपए देंगे अगर आप हमें वोट दोगे। ऑल्दो इन प्रैक्टिस ये लाइक बिहाइंड द कर्टन्स होता है, बट दिस इज़ नॉट अलाउड। ओके, सेकेंड, अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन। सो ये भी होता है, इससे भी आप पीछे नहीं हट सकते, ऑल्दो इट इज़ नॉट अलाउड इलेक्शन लॉज के अकॉर्डिंग, बट ये होता है हमारे यहाँ। यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन। सो ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि देखो जो गवर्निंग बॉडी है या फिर गवर्निंग पार्टी है जिसके हाथ में अभी गवर्नमेंट होगी, तो उसके पास एक एक्स्ट्रा लीवे हो जाएगा कि वो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज यूज़ कर पाए। तो इलेक्शन कैंपेन शुड बी अ प्राइवेट मैटर। फिर स्पेंड मोर देन 25 लाख। अब ये ना पैसे पे क्या लगा दी है, रोक लगा दी है कि 25 लाख किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि लोकसभा में अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 25 लाख से ज़्यादा आप कैंपेनिंग में नहीं खर्च कर सकते, और अगर स्टेट असेंबली इलेक्शंस हैं तो वहाँ पे 10 लाख का बार है। इफ़ दे डू सो, अगर ये सारी चीज़ें कर ली, द इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड एंड कोर्ट, इसके बाद ये जो इलेक्शन है, अगर इलेक्शन हो भी गए है ना, उसके बाद भी उनका जो इलेक्शन है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री दे हैव अग्रीड टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये भी आपने सुना होगा, इलेक्शंस के पहले ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आती हैं सामने, यानी कि न्यूज़ चैनल डिबेट्स में। सो सारे पार्टीज़ ने इस चीज़ को माना है। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल कोड, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर द इलेक्शन प्रोपेगेंडा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि रिलीजन को ये लोग एज अ रिलीजन वोट ले लें, है ना, तो प्लेस ऑफ वर्शिप पे इलेक्शन प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे। गवर्नमेंट व्हीकल्स यूज़ नहीं करेंगे, एयरक्राफ्ट्स और ऑफिशियल्स को यूज़ नहीं करेंगे इलेक्शन कैंपेन में। और क्या, वंस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, एक बार इलेक्शन अनाउंस्ड हो गए, मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट्स, यानी कि सपोज ए पार्टी पावर में है, ठीक है, गवर्नमेंट बनी हुई है इनकी और इलेक्शंस हो रहे हैं,
और इलेक्शन जैसे कि अभी आपका जो है इलेक्शंस होने वाले हैं उस वक्त पे ये सारे पॉलिसीज़ निकालने लग जाएं। अब पॉलिसीज़ निकालेंगे तो जनता की वाही वाही ले सकते हैं। तो जब इलेक्शंस हो रहे हों, वंस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, इलेक्शन अनाउंस हो जाए उसके बाद आप किसी भी नए प्रोजेक्ट पे फाउंडेशन स्टोन आप नहीं कर सकते, एंड दे के नॉट टेक मेजर बिग पॉलिसी डिसीजंस, और कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकते पब्लिक को उस वक्त पे। ठीक है, अब बात करते हैं पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। इलेक्शन कैंपेन्स हो गए, अब बारी है आपको वोट देने की। फाइनल स्टेज होता है पोलिंग, यानी कि आप जब वोट देने जाते हो। सो दैट डे इट इज़ यूजली कॉल्ड इलेक्शन डे। एवरी पर्सन जिसके नाम जिसके नाम है वोटर लिस्ट में, वो वोट देने जा सकते हैं अपने नियर बाय पोलिंग बूथ पे, जो भी आपके यूजुअली लोकल और गवर्नमेंट ऑफिस में ये जो पोलिंग बूथ्स होता है वहाँ पे हम बूथ के अंदर जाते हैं। इलेक्शन ऑफिसर्स हमें आइडेंटिफाई करते हैं, हमारी आइडेंटिटी देखते हैं और हमारे एक फिंगर पे एक मार्क ब्लू कलर का करते हैं, राइट। और फिर हमें करते हैं अलाउ टू कास्ट द वोट। फिर हम जाते हैं, हम अपना वोट देते हैं। और एक एजेंट होता है हर एक कैंडिडेट का, उसको ये जो पोलिंग बूथ है उसके अंदर बैठने की परमिशन होती है, और वो ये देखता है कि इलेक्शन फेयरली हो रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स होंगे, सपोज ए पार्टी है, बी पार्टी है, सी है और डी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, तो इसकी तरफ से एक व्यक्ति, इसकी तरफ से एक व्यक्ति, इसकी तरफ से एक, इसकी तरफ से एक, ठीक है। पोलिंग बूथ में ये लोग बैठे होंगे ये देखने के लिए कि अच्छे से फेयरली इलेक्शंस का जो प्रोसीजर है वो हो रहा है। फिर यहाँ पे थोड़ी बात की गई है, आर द इलेक्शन टू एक्सपेंसिव इन अ कंट्री। तो देखा जाए तो येस, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड इन कंडक्टिंग द इलेक्शंस। जैसे कि आप बात करोगे ना, लोकसभा 2014 के इलेक्शंस में क्या हुआ था, 3500 करोड़ जो है वो स्पेंड किए गए थे, एंड दैट वर्क आउट टू बी 40% पर वोटर्स। आर यू गेटिंग इट? सो ये जो अमाउंट है that is spent by parties and candidates more than what the government spends, and it is roughly the expenditure made by the government, parties, candidates और पूरा सबका मिला के आप देख लीजिए 30,000 crores और 500 रुपी पर वोटर। सो कुछ लोगों का कहना है कि ये जो इलेक्शंस है दे आर बर्डन ऑन आर पीपल, दैट आर पुअर कंट्री कैन नॉट अफोर्ड टू होल्ड इलेक्शंस वंस एवरी 5 years। अब ये नंबर को आप दूसरी चीज़ों से कंपेयर करो। इन 2005 आवर गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बाय 6 न्यूक्लियर सबमरीन्स फ्रॉम फ्रांस, एंड हर एक सबमरीन का कॉस्ट था 300,000 करोड़। आर यू गेटिंग दिस नंबर एंड दिस नंबर? दिल्ली होस्टेड कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में और उसका एस्टिमेट था 20,000 करोड़। यू कैन एनालाइज कि किस तरह से हमारे यहाँ के जो इलेक्शंस है वो महंगे हैं। सो देखिए, हम बात कर रहे हैं पोलिंग एंड काउंटिंग की, वापस वहीं पर आ जाते हैं। सो पहले वोटर्स क्या करते थे, जिनको भी वोट देना होता था उन पर स्टैंप लगाते थे, बैलेट पेपर का सिस्टम हुआ करता था, है ना। बट ये जो बैलेट शीट है पेपर की, जहाँ पे नेम लिखे होंगे कंटेस्टेंट कैंडिडेट्स के, ठीक है, नेम लिखा होगा ABCD, और उनके सामने उनके पार्टी सिंबल बने होंगे, जो भी आपके पार्टी सिंबल हैं, और उसके आगे आपको पार्टी नेम लिखा होगा, और फिर आपको जिसको भी वोट देना है आप उस पर स्टैंप लगा सकते हो, ठीक है। इस तरह से हुआ करता था। अब मॉडर्न डे टेक्निक आ गई है। मॉडर्न डे टेक्निक क्या आ गई है? मॉडर्न डे टेक्निक आ गई है EVMs, है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सब हमारी मशीन होती है, उस पर हमें जाके वोट देना होता है। आप जाओगे, मशीन में नाम लिखे होंगे कैंडिडेट्स के, उनके पार्टी सिंबल बने होंगे। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के पास भी सिंबल्स होते हैं, ठीक है, जो कि इलेक्शन कमीशन अलॉट करता है। सो सारे वोटर्स को क्या करना होता है, बटन को प्रेस करना होता है अपने जिसको भी वोट देना हो उस कैंडिडेट्स के नाम के सामने। पोलिंग ओवर के होने के बाद EVMs को सील कर दिया जाता है, एक सिक्योर प्लेस पे लेके जाया जाता है। कुछ दिनों बाद जब डेट फिक्स होती है, EVM जो होता है उसको ओपन किया जाता है, वोट्स को काउंट किया जाता है, एंड एजेंट्स ऑफ ऑल कैंडिडेट्स आर प्रेजेंट। ये भी आपको याद रखना है कि काउंटिंग के वक्त सारे पार्टी के एजेंट, जैसे कि वो पोलिंग में बैठे थे वैसे ही यहाँ पर भी बैठेंगे, ठीक है, ये इंश्योर करने के लिए कि काउंटिंग प्रॉपर हो। सो कैंडिडेट्स हु सिक्योर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। जिस भी व्यक्ति ने ज़्यादा लिए हों, है ना, जैसे कि A है, B है, C है एंड D है। A को मिले हैं 40 वोट्स आउट ऑफ 100 वोट्स काउंट कर रहे हैं हम अगर। B को मिले हैं 50 वोट्स, C को मिले हैं 5 वोट्स एंड D को मिले हैं 5 वोट्स। सो इस तरीके से B क्या हो गया, ही विल बी डिक्लेयर इलेक्टेड। जनरल इलेक्शंस में
ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं उनमें काउंटिंग यूजुअली सेम टाइम पर सेम डे में की जाती है। टेलीविजन आप देखते होगे ना कि इलेक्शन रिजल्ट जब आने वाले होते हैं तो टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर्स पे पूरा मिनट बाय मिनट अपडेट्स दिया जाता है, एंड विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ काउंटिंग ऑल द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड एंड it becomes clear that who is going to form the next government, क्योंकि इलेक्शन का हमारे पास सारा वो आ जाता है. So this is how the election system in our country works. So I hope you understood all of these points. In the next session we will try to understand what makes election in India democratic. So stay tuned for that, and if you like this video you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books or watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप. यहाँ पर आप हमारी जो बुक्स हैं उनको चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे. सो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.